Good morning, all of the students. Myself Prinsikal, and you are welcome on another chapter of this class. The chapter is atom and molecules. Okay, यानी कि इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एटम्स के बारे में, एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में. ओके, तो हम इसकी जो हेडिंग्स उसको देखते हैं, जैसे कि हम इसको लास्ट चैप्टर से रिवाइज करते हैं एक बार. लास्ट चैप्टर था आपके स्टेट ऑफ मैटर. ओके, तो आपके जो मैटर होते हैं वो क्या होता है कि मैटर की जो स्ट्रक्चर यूनिट होती है वो क्या होती है? एटम होती है. यानी कि जो मैटर होता है वो किससे मिलकर बना होता है? एटम से. ओके, इसी तरह से आपकी जो एटम्स हुई, इसकी जो डेफिनेशन क्या हुई? इसकी डेफिनेशन हुई इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी स्टेट ऑफ मैटर. यानी किसी भी स्टेट ऑफ मैटर की सबसे छोटी यूनिट, सबसे स्मॉल यूनिट क्या होती है? एटम होती है. ओके, लाइक जैसे कि सपोज आपके किसी भी मैटर है, सपोज ये चौक है. ओके, अगर मैं इसके फर्दर पीसेस करते जाऊं तो लास्ट में क्या बचेगा? एक ऐसा पार्टिकल बचेगा जिससे मैं आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर पाऊंगा, उसे तोड़ नहीं पाऊंगा, तो उसे क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे. ओके, तो जितनी भी मैटर्स होती हैं, लाइक फर्नीचर, लाइक चौक, लाइक जितने भी टाइप ऑफ मैटर होते हैं वो सब किसके बने होते हैं? एटम्स के मिलकर बने हुए होते हैं. ओके, तो एटम की जो डेफिनेशन हुई वो क्या हुई अपने? इट इज द smallest unit of any state of matter. ओके, यानी कि किसी भी स्टेट ऑफ मैटर की सबसे छोटी यूनिट जिससे वो क्या मिलकर बना हुआ होता है, तो वो क्या होता है? आपके एटम होता है. ओके, और जो एटम होता है वही क्या होता है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है. ओके, अब इसके बारे में ये जो चैप्टर है एटम एंड मॉलिक्यूल, इसके अंदर हम इसके बहुत बड़े रूप में पढ़ेंगे. इसको मतलब कि बिल्कुल डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे कि एटम की स्ट्रक्चर क्या होती है, एटम्स के अंदर होते क्या क्या है, एटम की एक्चुअल साइज क्या होती है. ओके, अब इसको पढ़ने से पहले हम एक चीज देखेंगे. आपके एक साइंटिस्ट हुए थे जॉन डाल्टन. क्या नाम था उनका? जॉन डाल्टन था. ओके, तो जॉन डाल्टन ने बताया कि जो एटम होता है इसे हम ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही इसको हम क्रिएट कर सकते हैं. ओके, यानी कि कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड एंड नॉट क्रिएटेड. ओके, यानी कि हम इसको ना तो बना सकते हैं और ना ही इसको खत्म कर सकते हैं. यानी एटम जो है वो वही रहेगा. यानी कि इसका जो डिस्ट्रॉयड एंड क्रिएटेड है वो किससे होगा? नेचर से होता है. ओके, यानी कि जो अपने एटम होते हैं, ओके, इनको ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही इनको क्रिएट कर सकते हैं. ओके, अब हम देखते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है. हमने बहुत सुना है एटम के बारे में कि एटम ये होता है, एटम वो होता है, और जब तक हम एटम को देख नहीं लेते तब तक हमको क्या है उसके एक्चुअल स्ट्रक्चर की जानकारी नहीं मिलती कि किस तरह की साइज का होता है. तो एटम होता है आपके, एटम के बिल्कुल बीचों बीच यानी कि सेंटर पॉइंट पे आपके न्यूक्लियस होता है. क्या होता है? न्यूक्लियस होता है. ओके, और इसके चारों तरफ ऑर्बिट्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं इमेजिनरी ऑर्बिट. ओके, यानी कि जो आपके एटम होता है, ओके, वो एटम की स्ट्रक्चर किस तरह की होती है? कुछ इस तरह की होती है जिसमें सेंटर में तो क्या होता है? आपके न्यूक्लियस होता है. ओके, और चारों तरफ उसके क्या होते हैं? ऑर्बिट्स होते हैं. ओके, अब इन ऑर्बिट्स में क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं. यानी कि ऑर्बिट्स में क्या घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं. और जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूक्लियस जो होता है वो किसमें होता है? न्यूक्लियस में होता है. ओके, यानी प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होता है वो किसमें होता है? न्यूक्लियस में होता है. ओके, अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है. प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है. और न्यूट्रॉन जो होता है ये क्या होता है? उदासीन होता है. ना तो इसके ऊपर पॉजिटिव होता है ना इसके ऊपर नेगेटिव होता है. ओके, और ये जो होते हैं वो किसके अंदर बंद रहते हैं? न्यूक्लियस के अंदर. न्यूक्लियस को हिंदी में बोलते हैं नाभिक. ओके, यानी कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है ये एटम में किसमें उपस्थित होते हैं? किसमें प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस में. ओके, और चारों तरफ ऑर्बिट्स में क्या चक्कर लगाते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं. ओके, तो ये आपकी किस तरह की साइज हुई? एटम की साइज हुई. अच्छा, हमको यहाँ पर तो एटम इतना बड़ा लग रहा है कि पूरे एटम तो ये रहा, एटम का नाभिक ये रहा, एटम के इस तरीके से इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, लेकिन नहीं, इसकी साइज बहुत छोटी होती है. यानी अगर इसकी साइज की बात करें, साइज ऑफ एटम की बात करें तो साइज ऑफ एटम होती है 10⁻⁻10 मीटर. ओके, यानी कि जो पूरा एटम होता है इसकी साइज कितनी होती है? ओवरऑल 10⁻⁻10 मीटर होती है. ओके,
इसके अलावा अगर बात करें न्यूक्लियस की, यानी केवल इसकी बात करें, तो साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है 10⁻⁻15 मीटर, यानी इससे भी काफी लार्ज छोटा उसकी साइज होती है। ओके, यानी कि जब आपकी साइज ऑफ एटम 10⁻10 मीटर होती है तो ये तो -15 मीटर है, तो ये तो इससे भी बहुत छोटा हो गया। लाइक जैसे हम सपोज कर सकते हैं आपके कोई फुटबॉल का ग्राउंड है। ओके, फुटबॉल का ग्राउंड हम जानते हैं बहुत बड़ा होता है। अगर आप उस फुटबॉल के ग्राउंड को क्या मानो, एटम मानो, और उस फुटबॉल ग्राउंड में आप क्या कहीं पे क्या रख दो, किसी फुटबॉल को रख दो। ओके, तो आपको क्या लगेगा कि कहां पे उसमें क्या पड़ा हुआ है, न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, यानी कि आपने फुटबॉल के ग्राउंड को तो क्या मान लिया, एटम मान लिया। ओके, और इसमें न्यूक्लियस को आपने क्या मान लिया, फुटबॉल मान लिया। तो ये आपकी कुछ इस तरह की साइज होती है। इसे केवल आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हो। ओके, इसकी हमें नॉर्मल जानकारी नहीं होती है, इसको हम केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। और इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस में चक्कर लगाते हैं, ऑर्बिट्स बना करके इसमें चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये आपके क्या हुई, एटम के बारे में बात हुई कि एटम की जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरह की होती है। ओके, इसके अलावा जो इसकी साइज होती है, मतलब इसकी जो शेप होती है वो किस तरह की होती है, गोलाकार होती है, यानी कि सिंपल होती है। ओके, अब हम बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की, यानी एटम्स जो होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। तो एटम्स में हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन, इसके अलावा लिथियम, बेरिलियम, तो ये सारे किसके एग्जांपल्स होते आते हैं, एटम्स के। ओके, यानी कि जो एटम होते हैं उनके हम क्या ले सकते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम। आगे जाकर के आप हाई स्टैंडर्ड क्लासेस में पढ़ोगे, जैसे 10th में, 11th, 12th में आप तो पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर भी आपको काफी सारे एलिमेंट्स ये सब देख रखे होंगे। ओके, इसके अलावा हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। ओके, तो हाइड्रोजन को हमने क्या माना, इसमें जो एटॉमिक नंबर है उसको हम लेफ्ट साइड में सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं। ओके, ये तो आपके किस तरह का पैटर्न हुआ, एटॉमिक नंबर का, यानी कि आपके जो एटम होते हैं इसके अंदर दो चीजें होती है, एक तो एटॉमिक नंबर और सेकंड होता है एटॉमिक मास। ओके, एटॉमिक नंबर तो क्या होता है कि जो एटम होता है वो कितने नंबर का आता है। ओके, वो तो आपके क्या हुआ, एटॉमिक नंबर, और उसका अगर वेट की बात करें तो वही क्या कहलाता है, आपका एटॉमिक मास कहलाता है। ओके, अब एटॉमिक नंबर लिखने का तरीका कैसे करते हैं, यानी कि हम कैसे लिखते हैं कि आपके जो भी एटम है उसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं लेफ्ट साइड में सबस्क्रिप्ट में, यानी नीचे की तरफ लिखते हैं। ओके, यानी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, लिथियम का 2 होता है, बेरिलियम का 3 होता है। ओके, इसी टाइप से अगर इनकी बात करें एटॉमिक मास की, कि इनके एटॉमिक मास को कैसे प्रेजेंट करते हैं और कहां लिखा जाता है, तो इसको एटॉमिक मास जो है उसे लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं। यानी हाइड्रोजन का क्या होता है, 1 होता है, लिथियम का 2 होता है एंड बेरिलियम का 7 होता है। तो ये आपके किस तरह की पैटर्न हुआ, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास का पैटर्न हुआ। यानी कि हम एटॉमिक नंबर जो है उसको किस तरीके से लिखते हैं, लेफ्ट साइड में नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं एटॉमिक मास की। तो एटॉमिक मास को कैसे लिखते हैं, हम लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ स्क्रिप्ट में लिखते हैं, सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं। ओके, तो ये आगे किसके बात हुई, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास के लिखने की। अब हम अगर बात करें कि आपके एटॉमिक नंबर को हम कैसे निकालते हैं, यानी एटॉमिक नंबर को हम कैसे निकालते हैं, एटॉमिक नंबर को हम कैसे निकालते हैं, तो द नंबर ऑफ प्रोटॉन और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन are present in atom, यानी कि एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स की संख्या होती है, यानी प्रोटॉन्स के नंबर होते हैं, उतने किसके नंबर होते हैं, इलेक्ट्रॉन के। ओके, यानी कि आपके किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो प्रोटॉन के अंदर जितने नंबर होते हैं, सपोज प्रोटॉन के अंदर आपके 4 नंबर है। ओके, यानी 4 इसके क्या है, नंबर्स है। ओके, इसके अलावा तो इलेक्ट्रॉन के आपके कितने होंगे, 4 होंगे, यानी 4 होंगे। ओके, यानी कि प्रोटॉन की संख्या जितनी होगी उतनी संख्या कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। ओके, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर क्या निकलता है, एटॉमिक नंबर निकलता है। या तो हम किसको ले सकते हैं, प्रोटॉन के नंबर्स को, या हम किसको ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के नंबर्स को। यानी कि नंबर कितना आया, 4 नंबर आया। ओके, अब हमारे पास में आया इलेक्ट्रॉनिक
नंबर 4। अब हम दिमाग लगाएंगे कि हमारे पास में एटॉमिक नंबर जब 4 आया है तो 4 नंबर पे कौन आता है, तो हमने पढ़ा था हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम एंड बेरिलियम। यानी कि जो बेरिलियम था वो कितने नंबर पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है। तो आपके आंसर क्या आएगा, 4। अगर कोई आपसे कहे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक नंबर आपको दे रखे हैं 7, तो आपको क्या निकालना है, एटॉमिक नंबर निकालना है। ओके, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 7 है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक नंबर 7 है, तो हम लगाएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक 7। अब इसके लिए हमको क्या आना चाहिए, पूरी पीरियड टेबल आनी चाहिए। ओके, कि कौन सा एलिमेंट, कौन सा एटम किस जगह रखा हुआ है, तो वो सब हमको आना चाहिए। ओके, तो मैं आपको 10 तक बता रहा हूँ। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ओके, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, अब इसके अलावा अगर आपसे कहे कि इलेक्ट्रॉनिक नंबर आपके पास में 7 दे रखा है, तो आपको क्या फाउंड करना है, एटॉमिक नंबर। तो आप एटॉमिक नंबर कैसे निकालोगे कि भाई फर्स्ट के लिए तो 1 होता है, सेकंड पे हीलियम, थर्ड पे लिथियम, 4 5 6 एंड 7 पे क्या आ रहा है, नाइट्रोजन। तो आपका आंसर क्या आएगा, नाइट्रोजन। तो आपको अगर किसी भी तरह आपको या तो प्रोटॉनों की संख्या दे दे या फिर आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दे, तो आप क्या निकाल सकते हो, उससे एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो। ओके, तो ये तो क्या हुआ, एटॉमिक नंबर निकालने का तरीका हुआ। अगर अगली बात करें आपसे एटॉमिक साइज की, तो हमने बात की एटॉमिक नंबर की। अगर बात करें एटॉमिक मास की, यानी एटम का मास कैसे निकालते हैं, तो इसको निकालने का तरीका कैसे होता है। सपोज आपके कार्बन दे रखा है। ओके, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, 6 होता है। यानी 6 नंबर पे आ रहा है ना, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब इसके एटॉमिक नंबर को हम कैसे लिखते हैं, लेफ्ट साइड में सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं। ओके, और इसके एटॉमिक मास को कैसे लिखेंगे, हम ऊपर की तरफ सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे। ओके, तो ये इसका क्या होता है, 12 होता है, 12 होता है इसका एटॉमिक मास। ओके, अगर सपोज इसको हमने क्या माना, इसको हमने ऐसा माना कि इसको हमने आदर्श माना, यानी इसको स्टैंडर्ड मान के चलते हैं, यानी कि हमने क्या लिया, कार्बन। ओके, इस कार्बन को हम स्टैंडर्ड मान के चलते हैं और इनसे औरों की तुलना करते हैं। यानी और जैसे कि हम हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बाकी के जो एटम्स होते हैं उनके बारे में अगर बात करें इसको स्टैंडर्ड मान करके, तो ये आपका क्या होता है, एटॉमिक मास निकालने का तरीका होता है। ओके, ये आपका क्या हुआ, एटॉमिक मास निकालने का तरीका हुआ। मैं इसको पूरे को रफ कर रहा हूँ, अगर आपको कुछ नोट करना हो, वैसे तो इसमें नोट करने लायक कुछ है नहीं, मैं आपको बाद में नोट करा दूंगा अच्छे तरीके से, नोट्स बना करके अच्छे तरीके से। अच्छा, हमने पढ़ा था कि जो मेटल होते हैं, ओके, जो मेटल होते हैं वो किसके बने होते हैं, एटम के बने होते हैं। फिर हमने एटम की इसमें डेफिनेशन के बारे में देखा, एटम की स्ट्रक्चर के बारे में देखा। एटम के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। एंड साइड में सब जगह क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, जो कि ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं। ओके, इसके अलावा हमने देखा था कि एटम की साइज क्या होती है, एटम की साइज होती है 10⁻⁻10 मीटर होती है। ओके, अब हमने बात की थी न्यूक्लियस की, कि न्यूक्लियस की साइज क्या होती है, तो न्यूक्लियस की साइज होती है 10⁻⁻50 मीटर। ओके, अब हम बात करेंगे कि जैसे हमारे शरीर के अंदर हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है, हम किसके बने हुए होते हैं, सेल्स के। यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिल्स होती है, ऑर्गेनिल्स दो टाइप की होती है, या तो कोई लिविंग होगी या फिर वो कैसी होगी, डेथ होगी। ओके, जो मतलब कि डेथ होती है, जो एनवायरनमेंट से बनती है, उसकी स्ट्रक्चर यूनिट क्या होती है, एटम होती है। ओके, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है, जैसे ह्यूमंस हुए, एनिमल्स हुए, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हुई, वो सब किसकी बनी होती है, सेल की। ओके, यानी सेल भी कैसी होती है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है। अब हमने एक बात देखी है कि हमारे शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर टिश्यूज होते हैं। ओके, तो टिश्यूज किससे मिलकर बने होते हैं, यानी ग्रुप ऑफ सेल, यानी जब काफी सारी सेल जब मिलेगी यानी कंबाइन होगी, तो उससे क्या बनेगी, टिश्यू बनेगी। ओके, इसी टाइप से आपके एटम होते हैं, जब एटम कंबाइन होते हैं यानी ग्रुप ऑफ एटम, यानी कि जब एटम्स का बहुत सारा ग्रुप मिल जाएगा तो ये क्या बना लेगा, मॉलिक्यूल बना लेगा। ओके, यानी कि अभी हम किसकी बात करेंगे, मॉलिक्यूल की बात करेंगे।
यानी मॉलिक्यूल क्या होता है, ग्रुप, द ग्रुप ऑफ एटम, यानी कि जब काफी सारे एटम मिल जाएंगे तो क्या बना लेगा, मॉलिक्यूल बना लेगा। ओके, यानी कि मॉलिक्यूल क्या होता है, द ग्रुप ऑफ एटम। द ग्रुप ऑफ एटम क्या होता है आपके, मॉलिक्यूल होता है। ओके, यानी कि जब काफी सारे एटम मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल बन जाएंगे। जैसे कि सपोज कीजिए आपके अपने एटम लिया था हाइड्रोजन, इसके अलावा हमने लिया था नाइट्रोजन, और काफी सारे ले सकते हैं, ऑक्सीजन ले सकते हैं, इसके अलावा आपके कार्बन ले सकते हैं, बहुत सारे होते हैं। ओके, ये तो आपके क्या हुआ, एटम, यानी कि इसमें केवल क्या प्रेजेंट है, केवल एक एटम प्रेजेंट है। अगर बात करें मॉलिक्यूल की, तो मॉलिक्यूल में क्या है, ग्रुप ऑफ एटम। ओके, इसको हम डेफिनेशन इसकी ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन टू और मोर देन टू, जब दो या दो से ज्यादा एटम्स आर कंबाइंड, जब दो या दो से ज्यादा एटम्स आर कंबाइंड, देन they create the molecule। ओके, यानी कि जब दो या दो से ज्यादा आपके एटम्स कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। ओके, जैसे कि आपके हाइड्रोजन ले लेते हैं, हाइड्रोजन जब इसके दो हाइड्रोजन मिल जाती है, यानी कि टू हाइड्रोजन जब मिल जाती है तो क्या बन जाता है आपके H2, क्या बन जाता है, H2 बन जाता है। ओके, इसी टाइप से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के जब दो एटम्स मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा। ओके, और ऑक्सीजन को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, O2 से। ओके, अगर 3 एटम्स मिल जाते हैं ऑक्सीजन के तो क्या बन जाएगा, O3 बन जाएगा। और O3 को हम क्या बोलते हैं, ओजोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओजोन बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन। ओके, यानी कि जब 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन will combine, then they create the ozone, यानी कि वो क्या बना लेंगे, ओजोन बना लेंगे। ओके, तो ये आपके किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, मॉलिक्यूल को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो मॉलिक्यूल में होता क्या है, मॉलिक्यूल में होता है द ग्रुप ऑफ एटम। ओके, इसके अलावा इसकी डेफिनेशन पढ़ी, when 2 or more than 2 atoms are combined then they create the molecule। ओके, इसी टाइप से हम पढ़ते हैं, सपोज काफी सारे एटम्स है, जब वो मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, आपके एटम, आपके मॉलिक्यूल बन जाते हैं। ओके, तो ये आपका क्या हुआ, एटॉमिक और एंड मॉलिक्यूल डिफरेंस हुआ, यानी एटम्स एंड जो आपके मॉलिक्यूल होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं। ओके, और इनके बनने का फॉर्मेशन मेथड क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि आपके जो मॉलिक्यूल होते हैं इनका भी क्या होता है बेटा, मॉलिक्यूल मास होता है। क्या होता है, मॉलिक्यूल मास होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था किसी भी चीज का, यानी जो इस यूनिवर्स में होती है उन सब का क्या होता है, स्पेशल साइज होता है, स्पेशल वेट होता है, यानी कि वो क्या उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, यानी कि उसके अंदर मास ही प्रेजेंट होता है और उसके अंदर स्थान घेरने की प्रॉपर्टीज भी होती है। ओके, अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूल की, मॉलिक्यूलर मास, यानी मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। ओके, तो हमने जैसे कि क्या निकाला था आपके, हमने निकाला था आपके H2 का, जैसे कि हम क्या निकालते हैं, वो निकालते हैं, मास निकालते हैं। जैसे हाइड्रोजन का मास निकाला था एटम का, तो क्या आया था, 1 आया था। इस तरीके से लिख दिया आपने, हमने हीलियम का लगाया तो इधर 2 और इधर भी 2। इसके बाद लिथियम का नंबर आता है, तो लिथियम का क्या आता है, इसका 2 और इसका 7। ओके, तो ये आपका क्या हुआ, एटॉमिक के बारे में, यानी एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में। इसी टाइप से आपके मॉलिक्यूल का भी क्या होता है, मास होता है, और उसे हम कैसे निकालते हैं, उसे निकालने का इस तरीके होता है। मान लीजिए आपको क्या दे रखा है, ये आपके क्या हुआ, कोई मॉलिक्यूल हुआ। ओके, यानी मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, जब 2 या 2 से ज्यादा, यानी कि देन 2 और मोर देन 2 एटम्स आर कंबाइंड, यानी कि इसमें कितने एटम्स जुड़ रहे हैं, 3 एटम्स जुड़ रहे हैं। 2 तो किसके, हाइड्रोजन के, और एक किसका, एक इसमें किसका है, ऑक्सीजन का। अब हम इसमें जैसे कि एटम, अब उसका मॉलिक्यूल मास निकालते हैं तो कैसे निकलेगा,
इसमें हाइड्रोजन का निकालेंगे पहले, फिर किसका निकालेंगे, ऑक्सीजन का निकालते हैं। ओके, अब हाइड्रोजन का निकालेंगे तो हाइड्रोजन के कितने हैं, इसमें 2 एटम है, तो यानी कि हम क्या लगाएंगे 2, और इसको किससे मल्टीपल करेंगे, इसके एटॉमिक मास से। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है। ओके, इसका नाम इसको जोड़ेंगे, यानी बीच में क्या लगा देंगे, एडिशनल यानी प्लस का सिंबल लगा देंगे। अब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन जो होता है इसमें कितने मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के एटम कितने, एक ही एटम है। ओके, इसका जो एटॉमिक मास होता है ऑक्सीजन का वो कितना होता है, 16 होता है। कितना होता है, 16 होता है। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, यानी 2 को 1 से करेंगे तो 2 आएगा प्लस 16, तो एक क्या आएगा, 18 आएगा। और एक बात और ध्यान रखना, एटॉमिक मास जो होता है उसको उसकी यूनिट क्या होती है, यू होती है। क्या होती है, यू होती है। यानी किसी भी एटॉमिक मास को हम किससे लिखते हैं, 18 यू से लिखते हैं। ओके, अगर जैसे कि अगली बात करें हम NO2, ये आपका कोई मॉलिक्यूल है, तो इसको आप कैसे निकालोगे, इसको निकालने के लिए आप सबसे पहले नाइट्रोजन के बारे में जानोगे। तो नाइट्रोजन के जगह कितने एटम है, एक ही एटम है, लेकिन इसका नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है आपके 14। ओके, इसको जोड़ोगे आप किससे, ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन में कितने एटम है, 2 एटम है, तो इसको आप 2 लिखोगे पहले तो, और फिर इसको किससे मल्टीपल करोगे, इसके एटॉमिक मास से। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, नीचे के देखा 16 होता है। ओके, तो इसको 16 से मल्टीपल करके इसको सॉल्व करोगे तो 14 प्लस 16 टू 32, और 32 इसमें ऐड करोगे तो क्या आएगा आपके 46। तो ये आपके क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास आएगा इसका NO2 का। ओके, तो ये आपके क्या मेथड हुआ, क्या निकालने का तरीका हुआ, मॉलिक्यूलर मास निकालने का तरीका हुआ। एक बार दोबारा से देखते हैं इसको, आप अगर नोट करना चाहो तो नोट कर लो पहले। चलिए देखते हैं। एक बार मैं आपको दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले हमने देखा एटम के बारे में। एटम क्या होता है, एटम होता है इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी स्टेट ऑफ मैटर। ओके, इसके अलावा हमने देखा था एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में। तो एटॉमिक नंबर कैसे लिखते हैं आप, लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ सबस्क्रिप्ट में, और एटॉमिक मास को क्या लिखते हैं, लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं। ओके, ये तो आपका क्या हुआ, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास लिखने का तरीका हुआ। फिर हमने देखा एटॉमिक नंबर जो होता है वो कैसे निकालते हैं, कि आपके प्रोटॉनों की संख्या ले लो या फिर किसकी संख्या ले लो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ले लो। ओके, तो इनसे क्या निकाल सकते हो आप, एटॉमिक नंबर को निकाल सकते हो। देन हमने बात की थी मॉलिक्यूल की। तो मॉलिक्यूल की बात करते हैं हम कैसे करते हैं, कि जो एटम होता है उसके जब 2 या 2 से अधिक जब वो मिलते हैं आपस में कंबाइन होते हैं तो इनको क्या बनाती है, मॉलिक्यूल बनाती है। ओके, देन हमने मॉलिक्यूल के बारे में देखा। मॉलिक्यूल में हम मॉलिक्यूलर मास देखते हैं, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। ओके, अब मैं आपको होमवर्क करने के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं। आपको क्या करना है, मैं NO3 H2O2 PH2 KCl and K2Cr2O7। आपको 1 2 3 4 5 ये मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए। इन 5 क्वेश्चंस को आपको निकालने हैं, इनके मॉलिक्यूलर मास निकालने हैं। क्या निकालने हैं आपको, इनके मॉलिक्यूलर मास निकालना है। ओके, ये आपका क्या हुआ, आज का होमवर्क हुआ। आपको क्या निकालना है, इनके मॉलिक्यूलर मास निकालने हैं, NO2 H2O2 PH2 KCl and K2Cr2O7। ओके,